लारे जो मौजूद है वे आरएएस अफसर है। 7th क्लास में मुझे पहली बार मेरे मन में आया कि मैं इतना पैदल चल करके स्कूल जा रहे हैं और घर आकर के भी सारा काम करना है, घर का खेती बाड़ी का सारा ही काम करना है, तो पढ़ना छोड़ देते, इतना नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एक और परिचय जो मैं आप लोगों ने अणारू दे सका हाँ वो ये है कि जो अबार अपने वागड़ तरफ हूँ नवनिर्वाचित जो सांसद महोदय है राजकुमार जी रौत बनारी वे बहन है। मैं भाई को बोला था कि भाई आप आरएस कर लो, आईएएस का एग्ज़ाम दो, मैं हूँ आपके पीछे बैक सपोर्ट, लेकिन उनको कुछ पहले से ही अलग ही करना था। राजकुमार जी सांसद बने, एक जो मांग है वो बहुत तेज़ हो गई और वो मांग भील प्रदेश की मांग है जो बहुत समय से चलती आ रही है। जो ट्राइबल्स अलग हैं वो सारे एक ही स्टेट में होंगे तो उनकी जो कल्चर है वो जीवित रहेगा। किसी भी नाम से स्टेट हो, लेकिन स्टेट होगा तो उसमें सभी कास्ट का फ़ायदा ही रहेगा। जल को जो है वो अक्सर कोशिश करे है कि आप लोगाऊँ असा व्यक्तित्व मिला सका, असा व्यक्तियों मिला सका जनाऊँ मैं लोग भी कुछ सीखा और जो हमारा दर्शक है वे भी एक सीख ज़रूर लेवे। तो इस श्रृंखला में इस सीरीज़ में आज अपने लारे जो मौजूद है वे आरएएस अफसर है और जी अभावा रे बीच मुँह निकल वे आज ये पायदान तक पहुँचा है और वह जो संघर्ष री कहानी है, वह जो मेहनत री कहानी है, वह मन लागे कि सब तक ज़रूर पहुँचनी चाहे। इस सब रे अलावा एक और परिचय जो मैं आप लोगों ने अणारू दे सका हाँ वो ये है कि जो अबार अपने वागड़ री तरफ हूँ नवनिर्वाचित जो सांसद महोदय है राजकुमार जी रौत बनारी वे बहन है और बड़ी बहन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वनारे महीने अगर रिफ्लेक्ट होती तक दिखे है तो वे ज़रूर वे अपनी बड़ी बहन हूँ सीखी वेगा। इरू पहली जो है राजकुमार जी री फैमिली में अलग अलग लोगों आपा मिलिया हाँ और वनाने जदे भी मैं परिचय दियो है और इंट्रोड्यूस करायो है तो आपने यो बतायो है कि मैं आज आपने राजकुमार रौत जी जो मम्मी है वणाऊ मिला रहा हाँ या पत्नी है वणाऊ मिला रहे, लेकिन आज रो जो व्यक्तित्व अपने लारे मौजूद है अनारे बातें आसपास मने लागे कि परिचय देवारी आसपास की और ने बिठावारी ज़रूरत नहीं पड़े। वह अपने आप में ही एक बिल्कुल सक्षम अधिकारी है। जनारी जो कहानी है शुरुआत लेर अबार तकरी वे आज आपा जानागा। संगीता जी आप रो माने चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करा हाँ। जितना भी दर्शक है वनारी तरफ हो भी और जितना भी माने देख रहे हैं वनाने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। आप माने चैनल पे आए हो, माने बातचीत बातें आप एग्री करिए इंटरव्यू शुरू हुआ पहले उरे बातें मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ आपने क्योंकि हम आपके घर गए हैं, हमने देखे कि कैसे सिचुएशंस हैं, हमने देखा है कि किस तरह अभावों के बीच में वहाँ कुछ इतनी सुपीरियर व्यवस्थाएं नहीं है कि आप जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचे। कहाँ से ये सब चीज़ों का शुरुआत हुआ, कहाँ से आपने ये ठान लिया था कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ तक आज आप हैं? सबसे पहले किंजल जी आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे बात करने का मौका दिया। आप कह रहे हैं कि उस एरिया में इतने अभाव हैं और उस बीच में हमने ये जर्नी कैसे कहाँ शुरू की, तो इन सब के पीछे मेरे मम्मी पापा की एक सोच थी। मेरे पापा चाह रहे थे कि मेरे अपने बच्चों को मैं एजुकेशन अच्छे से दिलाऊंगा, तो वो सिटी में लेके आ गए थे। मेरा बर्थ डूंगरपुर सिटी में ही हुआ और वहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर करके स्कूल था, वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। पापा की डेथ होती जब मैं 7-8 ईयर की थी और मम्मी फिर गांव में लेकर के आ गए। मम्मी उससे पहले ही सिलाई का काम करते थे डूंगरपुर सिटी में, रामनगर करके एक जगह है सिटी में, वहाँ सिलाई का काम करते थे। तो हम 2 बहनें थी और जब मेरे पापा की डेथ हुई तब मम्मी प्रेग्नेंट थे। तो नवंबर 91 में मेरे पापा की डेथ हुई और 26 जून 92 को भैया का बर्थ हुआ। तो भैया ने तो मेरे पापा का चेहरा देख रहे हैं। तो हम गांव में गए तो हमें फिर वहीं की स्कूल में डाल दिया। तो हमारे घर से डिस्टेंस था 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना। और इस बीच में जो मोरन नदी है, माई की सहायक नदी, वो ऐसे सर्पिलाकार में है, तो उसको 3 बार क्रॉस करना पड़ता था एक ही नदी को। तो कई बार बहाव इतना तेज होता था ना कि हम जैसे बच के पैर रख करके हम जा रहे हैं और किसी पत्थर मान लो फिसल गया और हम ही गिर गए, किताबें बहे जा रही है, चप्पल हमारे बह के जा रहे हैं, इस तरीके से। फिर हम दौड़ दौड़ के यार हमारे साथ में जो भी लड़कियां हैं वो उसमें से किताबें निकाल के दे रही, फिर हम सुखा करके फिर पढ़ रहे हैं। इस तरीके की संघर्ष रहा। 7th क्लास में मुझे पहली बार मेरे मन में आया कि मैं इतना पैदल चल करके स्कूल जा रहे हैं
और घर आकर के भी सारा काम करना है, घर का, खेती बाड़ी का, सारा ही काम करना है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं, इतना नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम मेरे हिंदी के टीचर थे भीमचंद जी रोत, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। पहले टीचर के पास मोबाइल नहीं था ना, तो वो अपने संघर्ष की कहानी बताते थे, सिलेबस को कंप्लीट करने के अलावा अपने जीवन की संघर्ष की कहानी बताते थे। उन्होंने बताया कि एसएससी उन्होंने उदयपुर से किया जी। और बस की टिकट का पैसा नहीं होता था उनके पास में, तो वो जोधरी से पैदल उदयपुर जाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये बहुत तो। बड़ा डिस्टेंस पैदल, बस चलती होगी बहुत कम, लेकिन उसमें भी बैठने के पैसे नहीं होते थे। हाँ। तो वो पैदल उदयपुर तक आते, तो वो बात मेरी क्लिक कर गई एकदम से। मैंने सोचा कि ये पैदल उतना सफ़र नहीं किया हुआ, जब भी रोज़ नहीं जाते होंगे, लेकिन जब भी महीने 2 महीने में उनका आना जाना लगा रहता होगा, तो वो इतना पैदल नहीं चलते, तो आज ये हमारे सामने हमारे गुरु बन के खड़े नहीं होते। मैंने फिर वहाँ उनके ही एज के दूसरे जो लोग थे उनसे कंपैरिजन किया कि जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया वो आज कहीं दारू पी के बड़े हैं या बीमार से हैं, उनके अंदर मतलब उनके परिवार को समझाने का कोई तौर तरीका नहीं है, और आज इन्होंने संघर्ष किया और हमें समझा रहे हैं, इस लेवल पे हैं, तो मुझे भी अपनी लाइफ को कुछ अलग अंदाज देना है, अलग तरीके से अच्छे से जीना है। बिल्कुल। तो मुझे पैदल 5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। अगर वो जोधरी से वो 100-150 किलोमीटर चल सकते के हैं। जा सकते हैं, महीने 2 महीनों में भले एक बार जाते हैं। वो रोटी उनकी मम्मी बताते रहे थे कि उनकी मम्मी रोटी है वो बांध देती थी, वो जहाँ रास्ते में कुआं होता था वहाँ रुक के खाना खा लेते और वो पानी पी लेते थे, क्योंकि उस समय बोतल वगैरह तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो उनकी कहानी थी उसने मेरे दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा दी कि हाँ मुझे चलना है, डेली 10 किलोमीटर चलना है और पढ़ाई तो करनी है। मुझे तैयार कर दिया उनकी बात ने। उसके बाद में मुझे हॉस्टल में रखा, तो वहाँ पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी। 9th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हुई, और हमारे समाज कल्याण से टीम आई हुई थी जयपुर से जी। हॉस्टल इंस्पेक्शन के लिए। तो उन्होंने सभी का एक इंटरव्यू तो नहीं कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया था और कुछ जीके के क्वेश्चन थे। तो हॉस्टल में आप जानते हैं 6ठी से 12वीं तक की बच्चियाँ रहती हैं जी। तो वो जो प्रश्न पूछे थे उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, अच्छे जवाब दिए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या बनना चाहती हो, तो हमारा तो वही रहता है कि भाई हमने देखा किसको, टीचर को देखा है, एनएम जीएनएम को देखा है, पटवारी को देखा है। तो मैंने बोला मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो जो टीम मेंबर थे उन्होंने बोला कि टीचर तो आप बनोगी ही बनोगी, आप RSIS ट्राई करना जी। तो मैं चुपचाप बैठी थी क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि भी RSIS क्या, फुल फॉर्म क्या है। अगले दिन मैंने वार्डन से पूछा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा उस टाइम तहसीलदार थे तो बांसवाड़ा से थी वो, उसने बताया कि अच्छा RSIS बनने के लिए बोला है। तो मेरे पापा ने RS दिया था, अभी वो तहसीलदार हैं। तो फिर IS क्या होता है, तो वो बताया कि भी जो कलेक्टर होते हैं, SP होते हैं, वो IS देते हैं। तो उसी टाइम से ठान लिया था कि अपने को करना तो यही है, RS देंगे, IS देंगे। और 12th में मैंने जिला मेरिट में मैं टॉप आई डूंगरपुर में। उस समय हमारे जिला कलेक्टर थे अखिल अरोड़ा जी। तो जब उनको भी देखा, जब पुरस्कार के लिए बुलाया जिला स्तर 15 अगस्त में, तो कम एज थी उनकी वाइफ अपर्णा जी अरोड़ा बांसवाड़ा में कलेक्टर थी। तो अखबारों में खूब न्यूज़ आती थी, तो उनको देख करके भी लगा कि हाँ हम ऐसा कुछ करना है। ऐसा कुछ करना है। तो उसी हिसाब से पढ़ाई की। और फिर मम्मी की दुकान गाँव में ही चल रही थी। तो वहाँ उस टाइम ब्लाउज सिलते थे ना, तो एक ब्लाउज़ का 25 रुपया या 20 रुपया होता था। और प्रतियोगिता दर्पण उस टाइम 35 रुपये की मिलती थी, आज तो शायद 100-150 की मिलती है। हाँ। तो मैं एक ब्लाउज सीती थी और मेरे अपने पैसों की मैं प्रतियोगिता दर्पण लाती थी। अच्छा, वो जो टेक्स्ट बुक होती है, नहीं प्रतिपीढ़ी जिसको बोलते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, हाँ, IAS के हाँ, लिए। जो मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह जिसमें होते हैं। नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं उसमें, जीके होता है और केस स्टडी होती है। जो IAS में सक्सेस है उनका इंटरव्यू छपता है। अच्छा, वो आप पढ़ते थे? हाँ, वो मैं खूब पढ़ती थी, हर महीने लाती थी। और मैं अपने ब्लाउज़ 1-2 ब्लाउज सिल करके अपना पैसा जमा करती और मैं लाती थी। उसी बीच मैंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और STC मेरे अच्छे नंबर थे, मैं जिला टॉपर रही थी। तो STC में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने सोचा एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाते, बाद में देंगे। STC करके मेरे नंबर अच्छे थे, ऐसा नहीं कि कैटेगरी में ST कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, नंबर अच्छे थे तो मेरा सिलेक्शन हो गया RPSC से और मैं टीचर बन गई। टीचर रहते हुए फिर मैंने प्राइवेट BA किया, MA किया, और फिर मैंने अपना प्लान B रखा, बैकअप प्लान रखा कि अगर मैं IAS RS नहीं कर पाई तो मैं कॉलेज लेक्चरर बनूंगी जी।
तो मैंने 2 बार नेट किया हिस्ट्री से और सेट भी किया और आरएस का दिया। तो फर्स्ट बार में मेरा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में चयन हुआ 2010 के एग्ज़ाम में, आरएस 2010 में। और सेकंड ये दिया तो मेरा सीडीपीओ में सिलेक्शन हुआ और अभी मेरा डीडी में प्रमोशन होना है। अच्छा। तो जैसे मेरी संघर्ष की कहानी रही वैसे ही मेरे बहन और भाई की भी रही। और मम्मी का ज़्यादा रोल रहा। मम्मी ने घर का काम हम तीनों बच्चों को सिखाया। जी। आपकी पूरी लाइफ जर्नी में सबसे ज़्यादा जो जहाँ लाइट आ रही है वो चीज़ है एजुकेशन, है ना? आप वहाँ कभी लैक नहीं करें एजुकेशन को लेकर। और अभी भी आप जिस एरिया से आती हैं, जिस जगह से आप आती हैं, वहाँ मुझे लगता है कि उतना एजुकेशन पहुँचा नहीं है। और जैसा कि आपके जो भाई हैं जो सांसद बने हैं, उनका सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहली प्रायोरिटी अभी अगर किसी चीज़ को लेकर है तो एजुकेशन को लेकर है। एजुकेशन को आप किस तरह से देखती हैं आपके सराउंडिंग्स में जहाँ से आप आ रही हैं वहाँ पर? देखो, एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं होती है, मेरा जो मानना है। पहली एजुकेशन हमारी घर से होती है। हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि हमें घर में बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, घर के काम में आलस नहीं करना है, ये हमारा काम है। और ये करने के बाद में आपने घर को स्वच्छ रखना है, किस तरीके से खाना बनाना है। मेरी मम्मी ने तो मेरे भाई को भी सारा काम सिखाया। मुझे याद है 8वीं 9वीं क्या 12th तक उसने घर का काम किया है। खाना बनाना, झाड़ू निकालना, बर्तन साफ करने, गाय भैंसों का काम करना, खेती का काम करना, हल भी चलाया उसने। तो वो कहते हैं ना कि काम में अगर बिजी रह रहा है तो उसको पता है कि मेरे पास इतना 2 घंटे का टाइम बचा है, अब मुझे पढ़ना है। तो वो उतनी अच्छे से डीपली पढ़ता है तो वो पढ़ाई में भी आगे जाता है। तो घर का काम सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है जी। तो और घर से एजुकेशन मिल जाती है। इसके बाद में हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से भी एजुकेशन मिलती है। तो वो जब पॉजिटिव है तो बच्चा अपने आप ही अपने डेवलप करेगा। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो है जो नारी सशक्तिकरण वाली बात है वो अभी भी बहुत कम पहुंची है। और उसमें हम देख रहे हैं कि आप जैसी कुछ महिलाएं हैं जो आज आरएस ऑफिसर हैं, आप जब वापस उस जगह पर जाती हैं तो कितने लोगों को इंस्पायर करती हैं। कितने लोग ये सोचते होंगे कि क्योंकि बहुत रेलेवेंसी उनको फील होती होगी कि हमारे बीच में से कोई अगर वहाँ तक गया तो हम भी बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपके आसपास के लोगों का कैसा, क्योंकि आपके जब भाई राजनीति में नहीं थे उससे पहले से ही मुझे लगता है कि आप तो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं ऑलरेडी। तो आपको देखकर वहाँ के लोगों का कैसा रिएक्शन रहता था? कैसे आपसे, मतलब बड़े लोग आते होंगे पूछने के अरे कैसे किया, मुझे भी बताओ, इस तरह की कोई चीज़ें? देखो, नारी सशक्तिकरण की बात है ना, तो महिला अगर खुद ही ठान ले, काफ़ी सामाजिक बैरियर्स होते हैं परंपराओं के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे। लेकिन अगर वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से काम कर रही है कि मुझे अपने करियर बनाना है ना, शादी करनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उसे कोई नहीं रोकेगा। बैरियर्स आते रहते हैं। जैसे मेरी मम्मी को भी बोला जाता था मेरे परिवार के लोगों के कि भाई लड़कियां हैं, पराए घर जानी, क्यों इतनी मेहनत करके पढ़ा रही है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती है। कितना सुनना है और कितना प्रभावित होना है वो महिला पे डिपेंड करता है। महिलाओं को आज भी, चाहे वो सिटी में हो चाहे गाँव में हो, कोई बाहर से आके ये नहीं कहेगा कि आप सशक्त बनो। तमाम योजनाएं हैं, सारे कानून हैं, प्रावधान हैं, सब है। महिलाओं को खुद को ही सशक्त होना पड़ेगा, है ना। महिलाओं को दबाया ही जाएगा और वो ये कह करके भी आप एक महिला हो, है ना। तो ये सारे मिथ हैं वो महिला को ही तोड़ने होंगे। अगर महिला आगे बढ़े, जैसे आप हैं, आपने हट करके ये जो है करियर बनाना चाहे कि भाई मैं न्यूज़ एंकर बनूं, तो आपके घर से जब आपने पहले ठाना होगा तभी आपको घर से सपोर्ट मिला होगा। और घर से सपोर्ट मिला है तो आप आगे बढ़ेंगे और भी इसी तरीके से। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि भाई महिलाएं पूछती होंगी, लड़कियां पूछती होंगी, तो कई बार क्या होता है कि जाना कम होता है तो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बट वो देख करके कि मैंने क्या, मेरी 4 साल में गाँव में टीचर भी रही हूँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ की बच्चियाँ पढ़ाई भी हैं और पढ़ाते हुए मैंने उनको समझाया भी है। और आज काफ़ी लड़कियाँ बीएड कर चुकी हैं, कोई वेटनरी कर चुकी हैं, कुछ बच्चे जॉब भी लग गए हैं। और मैं 12th के बाद में जिन बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया वो भी काफ़ी प्राइवेट कंपनियों में अच्छी पद पे हैं। और वो ही लोग मुझे कांटेक्ट करके बताते हैं कि मैम यहाँ है। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने ट्यूशन ही पढ़ाया था सिर्फ, फिर भी वो बच्चे एक टीचर के रूप में मुझे याद करें तो खुशी होती है। तो गाँव की बच्चे हैं वो देख करके इंस्पायर होती है। जी। आप इसके बाद मैं आपसे ज़रूर एक मैंडेटरी सवाल आपके लिए ज़रूर ये रहेगा कि अगर हम राजकुमार जी की बात करें तो अभी हम देखेंगे कि इमेंस फैन फॉलोइंग लेकर वो चल रहे हैं, है ना। अभी विधायक से वो सीधा सांसद हैं,
पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो जनता है उन पे विश्वास उन लोगों ने जताया है। उनका घर पर व्यक्तित्व कैसा है? बाहर हम देखते बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, बड़े घुल मिल के लोगों से रहते हैं, घर पर किस तरह के व्यक्तित्व है उनका? देखो चाहे वो घर पर हो चाहे बाहर हो, वो ग्राउंडेड है बहुत ज़्यादा, है ना। और विश्वास की बात है तो लोग खूब विश्वास करते हैं, और वो इसलिए विश्वास और बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दिखावे की चीज़ इनके पास है नहीं। जैसे एक दिखावा करते हैं ना कि भी हम जनता के सेवक हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। उनके मन में पहले से है कि मुझे कुछ और करना है। मैंने भाई को बोला था कि भाई आप आरएस कर लो, आईएएस का एग्ज़ाम दो, मैं हूँ आपके पीछे बैक सपोर्ट। लेकिन उनको कुछ पहले से ही अलग ही करना था। वो एनसीसी के कैडेट थे, फौज में जाना चाह रहे थे, और उनका दोस्त है सुराता से, हमारी ग्राम पंचायत है, वो गए भी सही, लेकिन मम्मी का और भाई का कुछ इस बात पे एग्री नहीं हुए, तो वो नहीं जा पाए। उन्होंने नागालैंड जाके ट्रेनिंग भी ली। अच्छा। और पॉलिटिशियंस की बात है तो वो इन सब एक्टिविटीज़ में था, लेकिन मम्मी और मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुझे पहली बार जानकारी हुई तो मैं काफ़ी नाराज़ हुई, बहुत डांटा कि भी आपको इसमें नहीं जाना है, आप पढ़ाई करो, अपना जीवन क्यों ख़राब कर रहे हो, आपको कौन मौका देगा, ये वो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने कुछ और ही सोच रखा है कि भाई मैं इतना गुडविल बनाऊँ, और मैं अगर काम सच में करना चाह रहा हूँ तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैं काफ़ी नाराज़ रही भाई से। तो लोगों के बीच में भी लोगों को ये एहसास नहीं होने देते हैं कि वो कुछ अलग हैं या बड़े पद पे हैं। उनका हमेशा यही रहता है कि आप लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है और आपने मुझे वहाँ पहुँचाया है, इसलिए मैं वहाँ हूँ। इसमें मेरे खुद का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो वो एहसास ऐसा कराते हैं, तो बहुत ग्राउंडेड है वो, घर में भी और बाहर भी। वैसे ही है जैसे आपने बताया कि आप नाराज़ हुए, जैसे अभी पता चला कि आपको कि वो राजनीति में कन्विंस कैसे किया उन्होंने कि नहीं नहीं कि राजनीति मेरे लिए ही बनी है, या आप देखकर समझ गए कि नहीं राजनीति इन्हीं के लिए बनी है? नहीं, उन्होंने कन्विंस किया ही नहीं। वो जब भी मैं घर जाती उनको लगता है दीदी डांटेगी, तो किसी न किसी मेरे जाने से पहले मम्मी को बोल के कि मेरा ये काम है, मैं जाके आता हूँ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग फ़ोन पे बात कर लेते थे। वो बचता था कि मैं आपसे ना बात करनी पड़े। हाँ, बात ना करनी पड़े, सामना नहीं करना पड़े। बहुत कम ओकेजनली सामना होता था, ताकि लोगों के बीच में तो दीदी कुछ कहेंगे नहीं। तो 1-2 साल ऐसे बीते हमारे बीच में जी। और फिर मुझे लगा कि ये अब नहीं पढ़ने वाला है। अब उन्होंने जो अपना करियर चुना है उसमें ही आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है। अब मैं उस स्थिति में आ गई कि मैं सपोर्ट करूँ उनको। बिल्कुल। तो मैंने इनडायरेक्टली, मैंने खुद ने सामने से नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने ये जता दिया कि ठीक है आप जो कर रहे हो, मैं एग्री हूँ। क्यों कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी का ये भी मतलब होगा कि आपको लगा होगा कि राजनीति एक तो क्योंकि आप लोग जहाँ थे वहाँ से बहुत दूर थी, है ना, और उसके अलावा आपको लगा होगा कि यहाँ से उठ के वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रास्ता है, तो ये अपना वक्त बर्बाद करेंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं। तो है ना कि कॉलेज में मैं रेगुलर एडमिशन लिया था मैंने एसटीसी करने से पहले, कुछ मंथ 1-2 महीने में गई हुई थी। वहाँ मैंने देखा कि जितनी भी कॉलेज प्रेसिडेंट बने हैं ना, वो बहुत कम हैं, शायद ना के बराबर जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की हो, कर पाए हों, क्योंकि उसी में उलझ के रह जाते हैं, और उसमें से बहुत कम ही होंगे जो आगे बढ़े होंगे। तो एक तो इनका जीवन खराब होगा, टाइम खराब होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ओवरेज हो जाएंगे, और बाद में इनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो पूरा ही जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो ये चिंता थी। और दूसरा ये था कि राजनीति को हमारी फैमिली में इतना महत्व नहीं दिया गया। मेरे दादाजी सर्विस में थे, बिजली विभाग में थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो हमारे पूर्व सरपंच थे कोदरा जी, तो उन्होंने बोला कि मैं ही सरपंच बनता आ रहा हूँ, इस बार आप रिटायर हुए तो आप भी बन जाइए। सामने से ऑफर किया तो मेरे दादाजी ने मना कर दिया। तो मुझे, मैं छोटी थी उस टाइम, मुझे लगा कि शायद ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मना कर दिया है। तो यही था हमारे, तब से यही माइंडसेट दिमाग में यही था कि भाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पर एक सरकारी नौकरी के लिए मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशराइज करना, और आज हम देख रहे हैं कि खुद ही आपका भाई सरकार है, इस डिफरेंस को और अब इस जर्नी को अब आप कैसे देखती हैं? बहुत खुशी होती है मुझे। मैं सरकारी नौकरी में भेजना चाह रही थी, लेकिन आज वो एक सरकार का ही अंग है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी एक क्षेत्र को, जैसे राजनीति को, ये समझ करके अवॉइड करते हैं कि भाई ये अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन हम जब तक अवॉइड करेंगे तब तक वो वैसे ही रहेगी। हमें ऐसा लगता है ये होना चाहिए कि भाई उसमें जा कर के क्लीन करो उसको, घिसी पिटी जैसे लोगों में फूट डालो, राज करो, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना करके राज करो। इससे अच्छा है कि आप वहाँ जाकर के एक स्वच्छ राजनीति करो। जो सच है, भले कड़वा लगेगा लोगों को, आज कड़वा लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम पे लगेगा कि हाँ ये सही था हमारे लिए। तो
युवाओं को आगे आना चाहिए। जी, तो मतलब राजनीति खराब चीज़ नहीं है, वो नहीं, कर खराब रहे चीज़ लोग नहीं है, अच्छे या तरीका बुरे हो अच्छा सकते होना चाहिए हैं। और साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ और बता रहे हो, पीछे इंटेंशन कुछ और है ना। इंटेंशन आपका और आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए। जी, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आती हैं, तो एक और सवाल मैं आपके अधिकारी होने के नाते नहीं, लेकिन उस क्षेत्र से बिलोंग करने के नाते पूछना चाहूँगी कि जब से राजकुमार जी सांसद बने, एक जो मांग है वो बहुत तेज़ हो गई, और वो मांग भील प्रदेश की मांग है जो बहुत समय से चलती आ रही है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो मांग जो है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, उसे एक वापस स्पीड मिल गई है। उस मांग को आप किस तरह से देखती हैं? मैं उसको इतिहास से जोड़ के देखती हूँ अभी, और इतिहास की मैं स्टूडेंट भी रही हूँ। तो ये गुरु गोविंद जी थे हमारे, उन्होंने पहल की थी कि आज़ादी से पहले ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये जो आदिवासी इलाका है पूरा वो सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ था और काफ़ी कनेक्ट था। तो वो आज़ादी के बाद में इनका जो सीमांकन हुआ इन स्टेट्स का, तो सारी जो ट्राइबल्स फैमिली थी वो बढ़ गई। तो स्टेट अलग हो गए तो वो भी अलग हो गए, अपने विवाह हो गई या जो भी इनकी कनेक्टिविटी की जो भी चीज़ें थी, रीति रिवाज, वो सारे ख़त्म हो गए। तो उस टाइम गुरु गोविंद जी ने मांग की थी कि भाई ये सारे इलाके के जो डिवाइड कर दिए हैं उसका एक स्टेट वापस होना चाहिए। और उसमें क्या है कि जो ट्राइबल्स अलग हैं वो सारे एक ही स्टेट में होंगे, तो उनकी जो कल्चर है वो जीवित रहेगा। दूसरा, इनके आपस में विवाह संबंध है वो भी होंगे, और ये सभी कास्ट के लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि ठीक है वो भील प्रदेश नाम रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा आबादी एसटी की है, इस वजह से रख रहे हैं। भाई किसी भी नाम से स्टेट हो, लेकिन स्टेट होगा तो उसमें सभी कास्ट का फ़ायदा ही रहेगा। जी, तो इस मांग को आप इतिहास से जोड़कर देखती हैं? हाँ, इतिहास से जोड़ के देखते हैं। ये कोई नई मांग नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई राजकुमार जी आए हैं राजनीति में और ये अलग राज्य से अलग होने की बात करें, ऐसा नहीं है। ये हर राज्य में, गुजरात में भी मांग हो रही है, एमपी में भी हो रही है, वहाँ के ट्राइबल्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रही है।